यानी समस्याएं। द कोलोनियल एनकाउंटर यानी उपनिवेशवाद का आगमन। पेपर 2 है ना सर? हाँ, पेपर 2 ही है। कोलोनियल एनकाउंटर मतलब गुलामी के वक्त का। उसके बाद इसमें और है पोस्ट कोलोनियल, गुलामी के बाद का। कोलोनियल का मतलब क्या है, जब भारत एक कॉलोनी था। कौन तो से यूनिट का है सर? ये आपका ये है, क्या बोलते हैं, इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। ठीक है। भारत में मनोविज्ञान का उदय उस विषय पे है। इसमें मनोविज्ञान के इतिहास वाले पार्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। ये एक जो है मतलब उस चैप्टर का एक छोटा सा सब चैप्टर है। अब इसके बाद इसमें होगा साइकोलॉजिकल थॉट इन सब मेजर ईस्टर्न सिस्टम। तो वो एक अलग टाइप का है, तो उसको जो है ना, हम लोग उसको नहीं पढ़ करके ये वाला जो इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास वाले पोर्शन को हम लोग खत्म कर लेंगे आज। आज या मतलब जो भी कमिंग क्लासेस है, ताकि एक टॉपिक हम लोग का कंप्लीटली बढ़िया से इन डिटेल जो है पूरा हो जाए। कि इतिहास वाला ये चीज और इसके डेवलपमेंट को समझना इंडिया में इंडियन इशू से जरूरी है। फिर इसके बाद जब हम लोग साइकोलॉजी पेपर 2 में फिर हम लोग वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से भी साइकोलॉजी के पूरे डेवलपमेंट को एक बार, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी समझेंगे। और फिर क्या करेंगे, कंपैरेटिवली ऐसे भी जो है हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं वैसे भी कंपैरेटिवली उस टाइम भी पढ़ाएंगे। तो एक एक करके सारा पार्ट जो है ठोस करते जाएंगे। फिर जो पार्ट हो बढ़िया से ठोस हो जाए ताकि रिवीजन तेजी से निकाले तो आप लोग को सुविधा सही से हो जाए। तो पोस्ट कॉलोनियल साइकोलॉजी, लैक ऑफ डिसिप्लिनरी आइडेंटिटी, ये तो हुआ ही है। लैक ऑफ आइडेंटिटी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब नेट के सिलेबस में अगर रिपीट कर रहा है इस वर्ड को तो हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे बस, और कुछ नहीं। बार बार एक ही बात कितना बोला जाए। हम लोग समझ लिए गुलामी वाली बात है, ये है वो है, सब चीजें हम लोग पहले जान ही चुके हैं। तो सबसे पहले एक आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, आजादी के पहले भारत में मनोवैज्ञानिक शोध ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से प्रभावित रहा। और सर क्या बोले, मनोवैज्ञानिक शोध ब्रिटिश विश्वविद्यालयों से या ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज से प्रभावित रहा। इस वक्त के ज्यादातर मनोवैज्ञानिक विदेशों से ट्रेनिंग प्राप्त कर आए थे। अतः भारत में मनोविज्ञान के क्षेत्र में अंग्रेजी प्रभाव ज्यादा था। हो गया। हाँ होगी। नेक्स्ट पैराग्राफ लिखिए। इससे एक नुकसान हुआ। वो नुकसान ये हुआ कि भारत की बौद्धिक परंपराएं और भारतीय ज्ञान परंपराएं जो हजारों साल से चली आ रही थी, भारत की बौद्धिक परंपरा और उसके बाद रिपीट कर ज्ञान दीजिए। ज्ञान परंपराएं जो हजारों सालों से चली आ रही थी,
वो धीरे धीरे गायब होती गई, या दबा दी गई, या दब गई, दबा दी गई नहीं, या दब गई। भारतीय परंपराओं में मानव स्वभाव, व्यवहार, व्यक्तित्व, मन की दिक्कतें, मनोरोग नहीं बोल सकते इसीलिए हम मन की दिक्कतें लिखेंगे, क्योंकि मनोरोग एक टर्म हो गया हम लोग की साइकोलॉजी में ना। मानसिक समस्याएं लिख लीजिए, मानसिक समस्याएं, इन सब के बारे में जानकारियों का भंडार पड़ा था। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पश्चिमी प्रभाव से, यानी अंग्रेजी प्रभाव से, हमारे यहाँ वैज्ञानिक, पॉजिटिविस्ट एवं एम्पिरिकल मेथड्स ने जन्म तो लिया, परंतु हमारे प्राचीन ज्ञान की कीमत पर। बस इतना ही है, इतना ही समझना है इसमें। अब कितना एक्सप्लेन करें, ऑलरेडी बहुत चीज हम लोग इसमें डिस्कस कर चुके हैं कई बार। परंतु हमारे प्राचीन प्राचीन ज्ञान परंपराओं की कीमत पर। अब देखिए, 1970 का वक्त है। देश में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं हर जगह धीरे धीरे। ठीक है, इंडिया गेट से आई आवाज, चाचा नेहरू जिंदाबाद, चाचा नेहरू नेहरू बोले साइकोलॉजी जिंदाबाद। तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगे, वेस्ट से लोग आने लगे। साइकोलॉजी एक ऐसी चीज है ना कि लोगों का ध्यान खींचती ही है, क्योंकि ये ना, मतलब हम लोग बहुत ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे हर व्यक्ति कनेक्ट कर सकता है। बीटेक कर करके लोग साइकोलॉजी से जो है ना मास्टर्स कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं। बैचलर्स तो नहीं कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं कुछ लोग। मतलब ये होता है ना, एक सर्टेन एज पार करने के बाद कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद जो है साइकोलॉजी में मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं। जैसे जैसे बौद्धिक और विकास की तरफ या उस तरफ आपका ध्यान जाएगा, मतलब कभी तो जीवन में समय आएगा ना, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, जब आपको लगेगा कि मतलब दुनिया खाली रोटी कपड़ा मकान से भी थोड़ा आगे है, तो आगे आप कहाँ जाइएगा? आगे आप मन पे जाइएगा, व्यवहार पे जाइएगा, चीजों को बुद्धि पे जाइएगा। तो बुद्धि की जहाँ बात होती है साइकोलॉजी, प्रचार है, एडवर्टीजमेंट है, कैसे एडवर्टीजमेंट बनेगा, उसमें किस कलर का कपड़ा पहनेगा, कौन से एक्सप्रेशन का यूज करेगा, कौन से वर्ड्स का सिलेक्शन किया जाएगा स्क्रिप्ट में, बोलने का टोन कैसा रहेगा, सब कुछ जो है ना वो क्रिएटिव टीम के साथ एक साइकोलॉजिस्ट बैठता है। हम भी एड में काम किए, पता नहीं आप लोगों को ग्रुप में दिखाए थे क्या, कोई एड कभी भेजे थे वीडियो? हाँ, नहीं भेजे होंगे तो दिखा देंगे। नहीं। तो एडवर्टीजिंग साइकोलॉजिस्ट के रूप में फ्रीलांस पे हमने काम किया, शौकिया तौर पे, मतलब जॉब नहीं था। तो ऐसे ही पैसा कमाते थे, ऐड बनाते थे, थोड़ा वॉइस वाला वो चीज था तो आवाज भी जाती थी, और साइकोलॉजी वाली चीज था तो ऐड के डायरेक्टर भी होते थे। तो ऐड में लगता है, कॉर्पोरेट में जो रैपर सब आप लोग चिप्स का देखते हैं, है ना, सब चीज, उसमें जो ग्राफिक डिजाइन टीम होती है उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं। साइकोलॉजिस्ट मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं, आरसीआई लाइसेंस वाले नहीं, साइकोलॉजी के बैकग्राउंड के लोग। ठीक है, वहां पे वो लोग होते हैं
फिर एचआर आप लोग जानते हैं, जो लोगों को हायर करता है ना, और फायर भी करता है, छुट्टी वगैरह ये सब, उसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं। तो लगभग जो है ना, जहाँ जहाँ पे भी चीजें, थोड़े सेना में साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो लगभग हर जगह साइकोलॉजिस्ट है। पर वही है कि लोगों ने रियलाइज किया उन उन जगहों पे, जहाँ पे तरक्की का वो चीज है कि हाँ भाई तरक्की करना है। तरक्की करने में क्या है, जैसे मशीन है, मशीन में कोई प्रीमियम चीज हम ऐड कर दिए, पैसा ज्यादा लगा, मशीन का फंक्शनैलिटी बढ़ गया, तो मशीन क्या होगी, पहले से बेहतर हो गई, है ना। बाइक में जो है क्या बोलते हैं, BS6 वाला एग्जॉस्ट लगवा दिया हम, तो बाइक कम पोल्यूशन करने लगी। दाम तो बड़ा बाइक का, लेकिन बाइक कम पोल्यूशन करने लगी, ज्यादा जो है पावर जनरेट करने लग गया। तो वैसे ही साइकोलॉजिस्ट क्या है, ये एड ऑन है, एक श्रृंगार है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। इसको लग जाने से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ जाता है, क्वालिटी बढ़ जाता है। तो हर जगह ही है। एजुकेशन के फील्ड में साइकोलॉजिस्ट को आप ले आइए, काउंसलर को देखिए, एजुकेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जो बच्चा सब नहीं पढ़ना चाह रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा ऐसा ट्रिक निकालेगा साइकोलॉजिस्ट, जो है ना, ऐसा ऐसा तरीका निकालेगा कि सारे बच्चे, तो आप लोग भी इजीली कर सकते हैं। जो ह्यूमन बिहेवियर का जो पढ़ाई पढ़े हैं, लर्निंग डिफिकल्टी है उसको ठीक कर दिया आराम से। हम लोग लगभग सब जगह है। तो वैसे ही क्या हुआ कि ये इनिग्मा, एक चीज कहते हैं इनिग्मा, एक वर्ड होता है। इनिग्मा मतलब क्या होता है, एनर्जी से रिलेटेड, ठीक है। एनर्जी, अट्रैक्शन, लव, ये सब सबका मिला जुला इनिग्मा, ठीक है। भाई गजब चीज है, लोगों को पैशनेटली अट्रैक्ट कर रहा है, उसमें एनर्जी है और सब लोग बात कर रहे हैं उसके। इसको जेनजी की भाषा में कहते हैं ना, बज बज क्रिएट हो रहा है मार्केट में आजकल इस चीज का, है ना। मतलब पूरा जो है ना, चर्चा हो रही है इस चीज की। तो साइकोलॉजी जो है ना, हमेशा से निगमा रहा है, हमेशा से रहेगा। और जब नया नया आया होगा तो उस टाइम तो सोचिए सोचिए ही मत कि क्या गजब का रहा होगा इसका, मतलब क्रेज बौद्धिक लोगों में इसके प्रति, कि जो जो अलग अलग स्ट्रीम के हो गए उनको भी लगता होगा कि भाई साइकोलॉजी पढ़ने वाला चीज है, काश हम ये पढ़े होते हैं। तो वही चीज है, तो पूरे सब जगह होने लगा। लेकिन अब क्या हो गया ना, कि हमारे जो यूनिवर्सिटी का सेटअप था वो वेस्टर्न था। ब्यूरोक्रेटिक एक सेटअप होता है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या है, फाइल पे फाइल, है ना, नियम पे नियम। मतलब आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा है। आपको क्या है कि आपको एक एकदम, जैसे मान लीजिए कि मेज होता है ना, मेज मतलब होता है ऐसे करके जिग जैग वाला, ऐसी जगह पहले जिसमें चूहा रास्ता खोजता है, आदमी ऐसे, भूल भुलैया कहते हैं हिंदी में, हाँ, भूल भुलैया टाइप का कोई जगह है। अब उसमें घुस करके आपको निकलना है, अपना रास्ता खोजना है। तो क्या हो गया ना कि ब्यूरो, अब एकेडमिया एक ऐसी चीज है, आप लोग को अगर जानकारी ना हो तो हम बता दें कि शिक्षा की शुरुआत सबसे पहले धार्मिक स्थलों से हुई, ठीक है। जो भी धार्मिक स्थल थे, मंदिर थे, या जो भी जगह था, मस्जिद था, चर्च था, मिशनरी, जो भी इस तरह के लोग थे। क्योंकि समाज में क्या होता है कि अच्छे लोगों के नजर में वही देखे जाते हैं, क्योंकि सभ्यता की सबसे पहली सीख कौन देता है, रिलीजन ही तो देता है ना। सबसे पहली सीख तो वही देता है कि जो है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। वो सिखाता है, नेकी सिखाता है, प्रेम सिखाता है। नहीं तो जब तक रिलीजन नहीं था, ठीक है, तो तब तक जो कबीलाई रीजन थे, यहाँ वहाँ थे, लोग क्या कर रहे थे, मार रहे थे, काट रहे थे, ऐसे वैसे कर रहे थे। फिर किसी एक बुद्धिमान आदमी को बुद्धि आई, उसको ईश्वरीय कृपा हुई, तो उन्होंने जो है बोला कि भाई ऐसे अगर करोगे तो समाज तो बर्बाद हो जाएगा। कहाँ चला गया है समाज, थोड़ा समझो बात को, ऐसे करो। कुछ लोगों ने फॉलो किया, उनके जीवन में बेहतरी दिखी, उनको शांति मिली, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी महसूस हुआ, फिर और लोग जुड़ते गए, प्रॉब्लम सॉल्व होता गया। तो रिलीजन क्या था, प्रॉब्लम सॉल्वर था। रिलीजन जीने का एक ढंग सिखा रहा था, और जो लोग सिखाते थे वो इज्जतदार लोग होते थे, उनको समाज में अच्छे नजर से देखा जाता था। तो शिक्षा की पहली पाठशाला रिलीजन। लेकिन रिलीजन में एक चीज है, रिलीजन फ्रीडम देता है क्या, नहीं देता। देखिएगा कि जो बहुत ऐसे कर्मकांड वाले ऐसे टाइप के लोग होते हैं ना, वो बोलेंगे कि अगर आपको ट्यूसडे को शेविंग करते हुए से हम लोग हिंदुओं में देख लिया, ट्यूसडे को शेव कर रहा है, तो कह रहा है मंगल को दाढ़ी बना रहा है, ये ऐसे वैसे ये वो। तो ये क्या है, कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है। एक पहरेदारी है, एक अथॉरिटी है कि भाई तुम इस दिन ये नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तो जहाँ गलत काम में पहरेदारी है वहां तो समझ में आता है। लेकिन गलत काम तो आदमी रिलीजन के मना करने के बाद भी खुलेआम करता है, बोलता है नहीं मेरा तो मजबूरी है, हमको करना ही पड़ेगा। लेकिन दाढ़ी बाल काटने वाले में क्या है कि दिन देखता है और फॉलो करता है। घूस, तो घूस लेते टाइम जो है ना, मतलब आदमी का ईमान ये नहीं होता। किसी की लड़की जा रही है, उसको कुछ बोल दिया, है ना, उसके बाद आपस में कुछ कुछ बोल के मजा ले लिया, शाब्दिक रूप से लड़की को पता भी नहीं चला, वो भी तो गलत बात है ना यार।
क्यों अपने माइंड को तुम गंदा कर रहे हो किसी के बारे में बोल के? तो वैसे कर दिया, फिरकी ले लिया आपस में, खुश हो गया बोल करके। तो ये सब जो आप बेहक से, अपने हक से बाहर की चीजें करते हैं, गलत कर रहे हैं। रिलीजन वो भी मना कर रहा है, लेकिन आपको क्या करना है, बाल दाढ़ी मेरा फॉलो होना चाहिए, ठीक है। शनिवार के दिन जो है ना, क्या बोलते हैं, शनिवार के दिन काला कपड़ा पहनना चाहिए। तो शनिवार के दिन हम काला कपड़ा, दुनिया का सारा गलत काम करते हैं और जिसका कोई लॉजिक नहीं, उन चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं। तो रिलीजन की सबसे बड़ी दिक्कत यही, जो वर्टिकल ऐसे दिख रहा है ना बाहर, ये जेल की तरह, बस जो कह दिया सो कह दिया, क्वेश्चन नहीं करो। हमने भी यही सुना था, तुम भी यही सुनोगे, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम हमारे कल्चर और संस्कृति के दुश्मन हो, तुम नालायक हो, तुम पता नहीं क्या क्या हो। तो ये चीज हुई। तो नेचर देखे, जब चीजें समय के साथ बदलती है ना, तो नेचर बहुत जल्दी चेंज नहीं होता है। नेचर बोरो हो जाता है, ऑटोमेटिकली बोरो हो जाता है। क्योंकि लोग क्या होते हैं ना, साइंटिफिक माइंडसेट का होता नहीं है लोग। चीजें समय के साथ बढ़ते जाती है, बढ़ते थे, पर सवाल पूछने वाले लोग बहुत कम पैदा होते हैं इतिहास में। जो लोग सवाल पूछते हैं, वही लोग जो है ना, समस्या, सवाल पूछने वाले ही जो है ना, वो समस्या को हाईलाइट करते हैं। क्योंकि सवाल क्या है, एक प्रश्न एक समस्या को हाईलाइट करता है, उसको एड्रेस करता है। जैसे आपने प्रश्न पूछा, ये ऐसा क्यों है, तो उस प्रश्न से बहुत चीजें निकलेंगी। एक तो उसका लॉजिकल आंसर निकलेगा, उसको व्याख्या करने की बहुत सारी तकनीकें निकलेगी, बहुत सारा नजरिया निकलेगा, अलग अलग लोगों का दृष्टिकोण निकलेगा। तो प्रश्न हमेशा क्या करता है, नॉलेज के प्रोसेस का पहला स्टेप है। रिलीजन क्या करता है, प्रश्न को बंद कर देता है। भाई प्रश्न मत करो, जो कह दिया वो कह दिया। हजारों सालों से ऐसा होते आ रहा है। तो साइंटिफिक प्रोसेस का ना थोड़ा कुछ हद तक क्या कर देता है कि रिलीजन यहाँ पे आकर के दिक्कत करने लगता है। रिलीजन से बना एजुकेशन, तो एजुकेशन में भी ना ये नेचर्स आ गए, ठीक है। पहले तो ये रिलीजन था जो कि जेल की तरह था, उसके अपने अपने वर्टिकल बार्स थे। यहाँ से बना एजुकेशन। एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई, रिलीजन से हुई। तो इसका भी नेचर ना वैसे ही रह गया। अब एजुकेशन जो है, अब आप लोग बौद्धिक व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समझ सकते हैं कि यार एजुकेशन तो, एजुकेशन तभी एजुकेशन है ना जब प्रश्न पूछने की आजादी दे। क्योंकि हमको अगर नहीं पता है, तभी तो हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर किसी चीज का आधार है, कोई विश्वास है, उसका क्या आधार है, क्या होना चाहिए हमको, हम उसको बेहतर जानने के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं। अभी लोग क्या होता है कि प्रश्न पूछने को प्रश्न उठाना, उंगली उठाना समझते हैं ना भाई। प्रश्न पूछना उंगली उठाना नहीं है। प्रश्न पूछना क्या है, एक नॉलेज की खोज है। पत्रकार में भी आप लोग देखते होंगे कि जो बहुत अच्छे पत्रकार देखते होंगे, आप देखते होंगे कि वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, वो उंगली नहीं उठाते हैं। और फिर तार्किक ढंग से अगर व्यक्ति ने उसका जवाब दिया तो फिर तर्क वितर्क करते हैं उसे, वो कभी आक्षेप पटाक्षेप आरोप नहीं करते हैं। लेकिन क्या है कि जो चिंदी पत्रकार सब है ना, अर्नब गोस्वामी भी है उसमें, और पता नहीं क्या क्या लोग हैं कुछ लोग। तो वो लोग आपको आरोप प्रत्यारोप है, लोगों को ऐसे लगेगा कि अदालत खोल के रख दी है, प्रूव कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं। तो ये लोग पत्रकार नहीं है, ये लोग क्या है कि जो भी है, पर पत्रकार तो है नहीं। तो एजुकेशन क्या कर रहा है, आपको क्वेश्चन उठाने की बात कर रहा है। और आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड रिलीजन से रिलेटेड है। तो समझिए कि आप कैरी करके आ रहे हैं अपने बैकग्राउंड को, ऑटोमेटिकली, अनकॉन्शियस रूप से। और आपको करना क्या चाहिए, क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। आपको हमेशा क्या चीजें होनी, नएपन की तलाश होनी चाहिए, है ना, नयापन, नएपन की तलाश होनी चाहिए, ठीक है। कैसे वो चीजें, या कोई चीज अगर है, अगर पुराना भी है, नएपन की तलाश नहीं भी है, पुराना भी है, तो क्वेश्चन तो करो, ताकि पता चले कि पुराने के पीछे भी लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, कहाँ से उदय हुआ, कहाँ से चीजें शुरू हुई। तो एकेडमिया एक टाइम के बाद क्या हो गया ना कि रिलीजन के एक्सटेंशन होने के कारण एकेडमिया, यानी कि एकेडमिक फ्रेमवर्क, यूनिवर्सिटी है वो, इसमें भी वो रिजिडनेस आ गई। जो कह दिया। पेपर वर्क जो है तो पेपर वर्क, हाँ, इसका ऑर्डर, उसका ऑर्डर, इसका थिंकिंग, उसका अप्रूवल। तो एक जो ओपन जगह थी, मतलब जहाँ पे समझिए कि लॉजिक का, बुद्धि का पुष्प खिल रहा था, उसको भी आपने लिमिट कर दिया कि भाई इतना जोन में ही खिलोगे, इसी सीजन में खिलोगे, इसी कलर में खिलोगे, इसी साइज में खिलोगे। तो नॉलेज का कोई है क्या, मतलब कहते हैं प्रेम और ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है ना। वो जितना बढ़ता जाता है इंसान, उतना बेहतर होता जाता है वो, उतना ज्यादा आप ना अपने डिवाइन के करीब होते जाएंगे, ऊपर वाले जो उनकी क्वालिटीज है। चाहे आप ज्ञान में आगे बढ़ते जाइए या प्रेम में आगे बढ़ते जाइए, अंत में पहुंचेंगे दोनों में एक ही जगह पर। तो बस वही चीज हो जाती है कि आप जो है चीजों को खुल खोल रहे हैं वैसे। तो फिर आप रिलीजन में कहिए कि एक तरीके से पहुंच गए। तो
जहाँ से चले वहीं पे पहुँचे। चक्कर क्या था? कहीं पे रुक रहा था और कहीं पे हम आज़ाद हुए। आज़ाद भी हुए तो रिलीजन पे पहुँचे। रिलीजन पे पहुँच के आगे बढ़े फिर गुलाम भी हुए। तो ट्रेडिशंस हमें कई बार गुलाम बनाती है। रिलीजन हमें फ्री भी करता है, रिलीजन हमें गुलाम भी करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि रिलीजन हमेशा गलत चीज़ है, गुलाम भी करता है। तो बेसिकली क्या है ना कि जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि ट्रेन चल भी रही है और रुकी हुई भी है, तो हो सकता है आप में से कई लोग हमको कहेंगे पागल है, ठीक है? कि ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रेन या तो चल भी रही है या तो रुकी हुई है। पर इस बात का अर्थ समझने के लिए आपको द्वैत से बाहर निकलना होगा, ठीक है? द्वैत का मतलब होता है हमारा माइंड 2 चीज़ों में सोचता है, या तो ये, ठीक है? डिस्क्रीट वैल्यूज़ में, आइदर 0 और 1। जब आप अपने द्वैत थिंकिंग को काउंटर कर देते हैं, आप सोचते हैं कि हम अद्वैत में थिंकिंग करेंगे, हम 2 चीज़ों में ठीक थिंकिंग नहीं करेंगे, अच्छे-बुरे में थिंक नहीं करेंगे, या तो अच्छा या तो बुरा, या तो लालची या तो ज्ञानी। हम क्या करेंगे दानी या हम क्या करेंगे क्या हुआ? हम क्या करेंगे? हम एक सीरीज़ ऑफ लाइन में थिंक करेंगे, डिस्क्रीट नहीं, कंटीन्यूअस वैल्यू में, ठीक है? इसमें यहाँ पे मान लीजिए कि अगर गुड है, यहाँ पे बैड है, तो अब क्या है गुड और बैड के बीच में भी बहुत सारे वैल्यूज़ हैं। तो ये हमको थिंक करने का एक नया नज़रिया देगा। हम लोग क्या करते हैं, किसी इंसान को जजमेंटल होना है क्या है? जजमेंटल होने का मतलब है, आप किसी इंसान को देख करके आपको आपके ब्रेन को ना वो डिसाइड करना है, ब्रेन को चुल मची होती है कि ये किसी आदमी से मिले तो कैसे हम डिसाइड करें कि ये आदमी गुड है या बैड है। तो क्या होता है हम ऑब्जर्व करते हैं उसके एक्शंस को, फिर अपने हिसाब से सोचते हैं, समझते हैं। फिर हम लोग ये देखते हैं, इतना बार हमको ये गुड लगा, इतना बार हमको ये बैड लगा, तो ये आदमी इतना परसेंट गुड है, इतना परसेंट बैड है। ये क्या है? द्वैत थिंकिंग है। अद्वैत क्या है? यानी कि 2 फॉर्म से अलग आप सोचिए, आप उसको एक कंटीन्यूअम के रूप में सोचिए। तो तब आप ह्यूमन को जो है ज़्यादा अच्छा देख और समझ पाएँगे कि गुड और बैड के स्केल के बीच में कहीं पर और वो क्यों है और कैसा है। तो इस तरीके से, तो जब आप अद्वैत में चीज़ों को लेते हैं, तब आपको जाकर के ऐसा स्टेटमेंट समझ में आता है कि ट्रेन चल भी रही है, रुकी भी है। क्या तुम्हें बाज़ार चलना है? हाँ, हाँ, चलना तो है पर नहीं जाऊँगा। तो ऐसी बातें अगर मैं बोलूँगा आपके पास या किसी भी आदमी के पास, तो उसको लगेगा कि ये पागल हो गया है, ये कैसी बहकी-बहकी बातें करता है, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन उसको अद्वैत के बारे में पता नहीं है और अगले को अद्वैत के बारे में पता है और जब तक उसका दिमाग इस रूप में मॉडिफाई नहीं होगा कंटीन्यूअस वैल्यूज़ को लेने के लिए, तो वो बेसिक थिंकिंग करेगा। बेसिक थिंकिंग मतलब 0-1 में, ऑन ऑफ, गुड बैड ऐसे ही करेगा। क्या 99% लोग जीवन को ऐसे ही नहीं देखते जीते चलते हैं, इंक्लूडिंग हम लोग। और अद्वैत थिंकिंग जो है, वो आपके इंटेलिजेंस को एक नया आयाम दे देगा। फिर आपकी बातें क्या होती है कि वो अद्वैत थिंकिंग वाले लोगों को ही समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। तब आपको समझ में आएगा कि येस, नो और इसके बीच में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गुड बैड के बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। और कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, उनका भी कुछ अर्थ है, निरर्थक नहीं है। जैसे ट्रेन चल भी रही है, रुकी हुई भी है। क्या कॉफ़ी शॉप चलोगे? हाँ, जाना तो है पर मतलब हाँ, चलूँगा पर नहीं जा रहा हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, एकदम दिमाग उलझ रहा है और उसका उलझने का कारण ये नहीं है कि सेंटेंस सेंसलेस है। उसका उलझने का कारण ये है कि हमारे दिमाग का पूरा जो सेटअप है, वो द्वैत थिंकिंग में है कि ये कैसे बोल दिया तुम? मतलब इसका हम क्या अर्थ निकालें? द्वैत वे में आप थिंक करोगे ना, तो अर्थ नहीं निकाल पाओगे। खैर, इसको हटाते हैं। तो एकेडमिया के साथ भी ना यही वाला सिस्टम है। इवन एकेडमिया के साथ नहीं, पूरी दुनिया के साथ ही ये सिस्टम है कि जो ना हमेशा 2 पॉइंट्स में सोचते हैं हम लोग, आइदर दिस और दिस, या तो ऐसा या तो ये। अगर जो व्यक्ति हमारे साथ रिश्ते में है, या तो वो वफ़ादार होगा या तो चीटर होगा, ठीक है? मेरी पत्नी या तो अच्छी पत्नी होगी या तो बुरी पत्नी होगी। मेरी पत्नी या तो अ, मेरी मदर यानी अपनी सास के प्रति अच्छी भावना रखती होगी या तो बुरी भावना रखती होगी। रियलिटी ऐसा है क्या? रियलिटी बहुत मिक्स होता है। कुछ पॉइंट पे क्या होता है कि मनभेद होता है, कुछ पॉइंट पे मतभेद होता है, कुछ पॉइंट पे समझ का फेर होता है, कुछ पॉइंट पे प्रेम होता है। तो ऐसा नहीं है, जब आप अद्वैत से बाहर निकलोगे, तो चीज़ों को वैसे देख पाओगे। बट अद्वैत क्या है ना, सबके दिमाग के बस की बात नहीं है। उतने ब्रॉड लेवल पे प्रोसेस करना, उतने स्थिरता के साथ, उतने शांति के साथ, क्योंकि हमारा दिमाग शिकारी है। हम लोग क्या हुए हैं? शिकारी जानवर हैं। हम लोग जंगल में रहते थे, तो हमारे दिमाग का इवोल्यूशन हुआ जल्दी से जज करो, है ना? क्विकली जज करो, जल्दी से समझो। दिमाग क्या सिक्योर महसूस करना पड़ चाहता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और उस सिक्योरिटी के लिए क्या होता है क्विक क्विक निर्णय लेना पड़ता है। जैसे जानवर क्या होता है? जानवर क्विक निर्णय लेता है ना? तुरंत एकदम। आप उसकी आँखों में देखें, कुत्ते की आँखों में, कुत्ता आपकी आँख में देख रहा है, कूद गया कुत्ता।
लॉजिक नहीं लगाएगा कि आदमी हो सकता है ऐसे देख रहा होगा आँख में मेरे, है ना? मेरे आँख में देखने की कोशिश कर रहा होगा, आई कलर क्या है मेरा, कैसा मेरा आँख है, नहीं, वो कूद के काट लेगा आपको। तो हम ह्यूमन्स भी ना बायोलॉजिकली, इवोल्यूशनली वैसे डेवलप हुए हैं। इस इवोल्यूशन सेटिंग को हम लोग चैलेंज करेंगे अपने मानसिक प्रक्रिया और प्रैक्टिसेस के द्वारा, तो इंटेलिजेंस का एक अलग लेवल अनलॉक्ड हो जाता है। तो वैसा जब किसी के साथ हो जाता है तो फिर उसके लिए ना मतलब दुनिया के लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, उसको दुनिया भी बेकार लगने लगता है। यूजुअली ऐसे लोगों का अंत फकीरी में ही होता है। क्या पता शायद मेरा भी ऐसा ही हो। अपना सपना ही है कि फकीर और भिखारी बन के मरे अंतिम में। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एकेडमिया में आ जाता है। ये एकेडमिया में इस तरीके से आपको ये चीजें आ गई, मतलब मुक्ति के लिए जगह नहीं है। जगह किस चीज के लिए है? पिंजरा के जैसा। एकेडमिया के ऊपर हम एक पिंजरा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, चौकोर जैसा। ठीक है, याद रहेगा सबको। तो अब इसके कारण क्या हो गया ना कि रिसर्च क्या है? रिसर्च कहाँ से शुरू होता है? प्रश्न से शुरू होता है, जिज्ञासा से शुरू होता है। और एकेडमिया क्या है? जेल है। प्रश्न क्या बोलता है? प्रश्न आजाद करता है, आपकी सोच को आजाद करता है, आपकी क्षमताओं को नया उड़ान देता है। आप जब तक आपके माइंड में प्रश्न नहीं आएगा तो आप अपने बिस्तर से उठिएगा क्यों? आप क्यों हिलिएगा अपने अज्ञान के भाव से कि भैया बाहर निकलना है, देखना है ना? हमको हमको प्रश्न आया माइंड में कि जो है कि सोशल रिलेशंस का सच क्या है। तो यही प्रश्न हमको ताकत दिया कि हम अपने बिस्तर से उठे और लाइब्रेरी गए और वहां पे सोशल रिलेशंस पे किताब देखा, उसको निकाला, पढ़ा और पढ़ के हमने जाना, उस जिज्ञासा को उत्तरित किया। तो प्रश्न क्या है? एक एनर्जी भी है, और वही एनर्जी रिसर्च को गाइड करती है। अब एकेडमिक जो सेटअप है वो क्या कह रहा है? प्रश्न को ही कर्टेल कर रहा है, बंद कर रहा है। तो भैया क्या मतलब है? अगर तुमको रिलीजन ही बनाना था तो रिलीजन तक रहने दो। और अगर तुम्हें एक्चुअली में ऐसा जगह बनाना है जहाँ ज्ञान की बातें हो, जहाँ प्रश्न हो, जहाँ चीजें क्रिएट हो नए तरीके से, समस्याओं का सॉल्यूशन हो, तो आपको ओपन प्लेटफॉर्म बनाना है। ये नेचर एकेडमिया का रह गया। ये 1970 बहुत पुरानी बात नहीं है, 1970-74, ठीक है? ये हाल के कुछ समय की बात है। ज्यादा आप 1970-75 के टाइम के लोग भी हम लोग के बीच में है, ठीक है, जो जन्म लिए हैं, अभी यंग है, युवा है। तो यह ज्यादा पुरानी बात नहीं है। तो अभी भी नेचर बहुत हद तक वैसा ही है। तो इसने क्या किया? रिसर्च को ना ये थोड़ा ये कर दिया, बंद कर दिया। अब आते हैं भारतीय दर्शन पर। भारतीय दर्शन क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड? लोग कहते हैं कि फिलॉसफी इतना कॉम्प्लिकेटेड है। हम क्या, हमको जैसे मतलब इवन कुछ बुक्स में हम पढ़े कि कह रहा है कि फिलॉसफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है, आसान विषय नहीं है। आईएएस के मतलब उसमें भी बोला गया कि यार फिलॉसफी मत लो, फिलॉसफी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है। और हम कहते हैं भाई दुनिया में इससे सरल और इससे सहज आसान विषय ही नहीं है कोई। अगर जो आदमी फिलॉसफी नहीं पढ़ा तो फिर वो कुछ पढ़ा ही नहीं ना, वो सारा चीज केवल जान लिया, वो शिक्षित नहीं हुआ। उसने केवल जानकारियों का बैंक बनाया। कंप्यूटर में डेटा नहीं सेव करते, वैसे उसके पास डेटा सेव हो गया, वो शिक्षित तो हुआ ही नहीं। शिक्षा तो शुरू ही फिलॉसफी से होती है, दर्शन से होती है। दर्शन क्या करता है? दर्शन उसी खुलने का नाम है, उसी आजादी का नाम है, उसी प्रश्न का नाम है। विचित्र प्रश्न करना, टेढ़े प्रश्न करना। तो भारत में क्या थी? दर्शन की परंपरा थी। पश्चिम से कौन सी आई? चर्च वाली परंपरा आई, रिलीजन वाली वो चीज कि जो है कि नहीं, धर्म जो जो कहता है, जैसे कहता है, इस तरीके से वो अथॉरिटी आई। तो भारतीयों का जो नुकसान हो गया, इनका जो प्रश्न पूछने की परंपरा का, आप देखते होंगे गुरुकुल मेथड्स में, अगर आपने उपनिषद गंगा नाम का एक सीरियल है, ठीक है, उपनिषद गंगा में आप देखेंगे जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? गुरुओं को पूरा पकाते हैं। उनका काम है, रोज का दिनचर्या वही है गुरु का। गुरु को सुबह उठना है, डेली का काम करना है, बच्चा को सुबह का काम करना है। जैसे दिन का शुरुआत होगा, बच्चा सब बैठेगा, गुरु बैठेगा, बच्चा लोग को जितना प्रश्न है गुरु से पूछेगा, गुरु जवाब देगा उसको। डेली यही चलते रहेगा 15 साल तक। तो वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम प्रश्न पर बेस्ड है। पहले प्रश्न आता है, तब उत्तर आता है। और हमारे सिस्टम में क्या है? पहले पैराग्राफ आता है, पैराग्राफ को पढ़िए, फिर उस पैराग्राफ में से एक प्रश्न निकाल के दिया जाता है, और उसका उत्तर आप जो है आपको देना होता है। सोचने का कोई काम है? कोई काम नहीं सोचने का। पढ़िए, किताब निकालिए, देख लीजिए ऊपर से नीचे तक, है ना? उसके बाद क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या है कि जैसे मुंह में ऐसे हाथ डाल के उल्टी नहीं कराते हैं, वैसे है। आपको गले में ऐसे हाथ डाला और पूरा बुकड़ दीजिए। दिमाग का विकास हुआ? नहीं। कुछ सीखे? नहीं। ब्रेन को आनंद आया? नहीं। ब्रेन को क्या लगा? दो टास्क है, पढ़ाई। यार पढ़ाई को
ऐसे करके जो जो इस तरीके से झेलते-झेलते गया वो टॉपर हो गया। जो एन्जॉय करते गया वो भी टॉपर हो गया। एन्जॉय करने वाला टॉपर बाद में फ़कीर बन गया, झेलने वाला टॉपर जो है जॉब में रह गया। बस यही है, अंत में पहुँचता है वहाँ पे। तो क्या हो गया कि रिसर्च प्रश्न वाला तो हम लोग के जो मूल संस्कृति में जो ये चीज़ थी इसको समझना ज़रूरी है। जो आपका प्रश्न पूछने का कल्चर था, जो ज्ञान व्यय क्यों इंडिया गोल्डन एज में था? इंडिया साइंस एंड टेक में क्यों टॉप पे था? जो भारत से जितना भी यूनानी चिकित्सा पद्धति है, इतनी चीज़ें हैं, अरब सारा नॉलेज ज्योमेट्री का, मैथमेटिक्स का, एस्ट्रोनॉमी का, तंत्र का, सारा नॉलेज जो है, इवन एक-एक चीज़ जिन लोगों को मतलब दोनों साइड के तंत्र विज्ञान के बारे में पता है, इधर इंडियन साइड के भी और इस्लामिक तंत्र विज्ञान के बारे में, जिनको दोनों साइड के मेडिसिन के बारे में, आयुर्वेद के बारे में पता है, दोनों साइड के एक साइड वाले को नहीं। उसको साफ-साफ दिख जाता है कि भाई दोनों में कॉमन रूट्स हैं। इवन जो क्या बोलते हैं, इधर का जो आपका तांत्रिक होगा, वो भी वो अष्टदल चक्र बना करके वो क्या-क्या नंबर्स उसमें डालेगा, मौलवी साहब भी वही करेंगे, वो उर्दू में करेंगे, ये क्या करेगा हिंदी में करेगा। न्यूमरोलॉजी का जो फ़ॉर्मूला जिस तरीके का फ़ॉर्मूला मैथमेटिकल फ़ॉर्मूला तक सेम है। तो हिंदुस्तान से अरब जाता है, अरब से पश्चिम जाता है, अरब बीच में पड़ता है। तो क्या हो रहा है कि इंडिया में सब कुछ है। सब कुछ होने का रीज़न क्या था? सब कुछ होने का रीज़न था एजुकेशन प्योर फॉर्म में था। एजुकेशन के नाम पे ठगी नहीं थी, एजुकेशन के नाम पे बिज़नेस नहीं था। एजुकेशन में धंधा था ही नहीं और आपको अगर एजुकेशन पाना है, तो आपको धंधा छोड़ना पड़ेगा। आप जंगल में जाओ, ठीक है, आश्रम में जाओ, कुटिया में जाओ, वहाँ पे रहो। आपको जो भीख-भूख माँग रहा है या कहीं से कुछ दान दे के आ रहा है, उसमें दान दक्षिणा में काम चलाओ और आप भी काम चलाओ, आपका परिवार भी काम चलाएगा और जो आपके स्टूडेंट्स हैं उसको भी उसी में जीना पड़ेगा। आप राजसी जीवन नहीं जी सकते, भले ही आप राजा के बेटे हैं। तो इससे कौन-सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है? इससे एनवायरनमेंट क्रिएट होता है मिनिमलिस्टिक एनवायरनमेंट, ठीक है? वहाँ किसी स्टूडेंट को ना हेयर स्टाइल बड़ा करना है, ना किसी को आइपॉड खरीदना है, ना कुछ नहीं, सबका जीवन सिंपल है। एक वो खड़ा हुआ है, एक जैसा है, एगो धोती है, एक और वो है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। पूरा का पूरा जीवन खाली है और जीवन में करना क्या एक चीज़ है, बस ज्ञान का दीपक जलाना है। सुबह से लेके रात तक ऑब्ज़र्व करना है, ये करना है। तो भाई वो जो ह्यूमन रिसोर्स तुम 15 साल में पैदा करोगे, वो कहाँ किसी को तुम टीच करके और पढ़ा करके और रटवा करके क्रिएट करोगे? नहीं कर पाओगे। तो ये चीज़ ना इंडिया की चली गई, वेस्टर्न ये चीज़ आने से। यही हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? द कॉलोनियल एनकाउंटर। कॉलोनियल जब हम लोग कॉलोनी बने, जब हम लोग गुलाम बने अंग्रेज़ों के, तो उससे भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या-क्या समस्याएँ आई। ये यही है ना चैप्टर का नाम, वही समस्याओं को हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी का शॉर्ट में हम आप लोगों को पहले ही पैराग्राफ लिखा दिए ताकि याद रहे। तो ये चीज़ क्या हो गई कि आज भी आप एकेडमिया में देखिएगा कि और ये चीज़ों में हम प्रश्न पूछने वाली संस्कृति से, जवाब देने वाले प्रश्न को एनकरेज करने वाली संस्कृति से ऐसी संस्कृति में आ गए जहाँ टीचर के हाथ में डंडा होता है और बच्चों को डंडा दिखाया जाता है। डंडा दिखा के जो काम है वो करवाया जाता है और अगर आप ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो भी आपको डंडा ही दिखाया जाएगा। क्योंकि यहाँ ये है कि भैया हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो बता रहे हैं, वो तुम पढ़ो। लेकिन प्रश्न क्या है? प्रश्न कहाँ से उपजता है? कभी आप लोग सोचे हैं कि प्रश्न आखिर उपजता कहाँ से होगा? प्रश्न उपजता है आपके प्रॉब्लम से, प्रश्न उपजता है आपके एनवायरनमेंट से, प्रश्न उपजता है आपके ज़रूरतों से। जिस चीज़ की ज़रूरत आपको इस वक़्त सबसे ज़्यादा है, इस एनवायरनमेंट में आपको जो चीज़ दिख रहा है, प्रश्न वहीं से आएगा ना, ठीक है? या कुछ आपके जो चीज़ आपसे मतलब रखती है, आपके जीवन से मतलब रखती है, किसी भी तरीके से आपसे जुड़ी है, प्रश्न वहीं से आएगा, ठीक है? कैसे भी कैसे, चाहे स्टार का प्रश्न हो, लाइफ़ का प्रश्न हो, बायोलॉजी का प्रश्न हो। तो जब हम उस मॉडल पर थे कि बच्चे प्रश्न पूछते थे और हम उत्तर देते थे, तो उनको वो प्रासंगिक ज्ञान मिलता था जो उनके जीवन में काम आता था, ठीक है? अभी क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो ना स्कूल के सिस्टम का, कि स्कूल से पढ़ते गए, है ना? टीचर्स लोग प्यार करते गए, ऐसे-वैसे हो गए और जिसका बुद्धि का ना थोड़ा-सा खोपड़ी खुल गया, जिसको दर्शन आ गया, जिसने देख लिया, तो वो असंतुष्ट हो गया। सब कुछ करके भी, सब कुछ पा करके भी, सारे टीचर्स का प्यार पा करके, सब दिन टॉप करके भी वो असंतुष्ट हो गया। उसको लगा क्या हो गया? ये क्यों क्यों ही था ये? मतलब क्या पॉइंट था इसका? कोई पॉइंट नहीं था कि आपने एक सर्टेन पैराग्राफ लाया और एक सर्टेन चीज़ें लाई, उसको बता दिया लोगों को और फिर उसपे टेस्ट ले लिया। वो उसके जीवन में काम नहीं आ रहे, उसको प्रासंगिक नहीं हो रहा है। उसके जो क्वेश्चन्स थे उसने क्या आप आपने उसको हमेशा दबाया, मनुष्य के क्वेश्चन्स को। क्यों? इ ये सवाल मत पूछो, अभी जो काम दिया गया है वो करो। तो ऐसा लगता है कि ये वाला एजुकेशन ना गुलाम बनाने की फैक्ट्री है।
और पहले वाला एजुकेशन लीडर्स बनाने की फैक्ट्री थी, चाहे आयुर्वेद के लीडर्स हो, योग के लीडर्स हो, पॉलिटी के लीडर्स हो, वारफेयर के लीडर हो, किसी भी फील्ड में। तो जो सभ्यता लीडर्स प्रोड्यूस करेगी अपने यहाँ, जो एक्चुअली में ठगेगी नहीं, एजुकेट करेगी, तो वो सभ्यता क्यों नहीं वर्ल्ड की टॉप सभ्यता होगी, और दुनिया में लोग क्यों नहीं आएँगे आपके पास पढ़ने के लिए, और आपका नॉलेज क्यों नहीं वर्ल्ड में जाएगा? तो दिस वाज़ योर इंडिया बिफोर द colonial encounters, either from British or from Mughals or anyone else. तो उनका एजुकेशन का सिस्टम अलग था। उनका ज़्यादातर एजुकेशन क्या था? रिलीजन के बेसिस पे, अपने यहाँ भी था रिलीजन के बेसिस पे, पर अपने यहाँ दर्शन था। इम्पोर्टेंट बात ये है, उनके पास रिलीजन था, दर्शन नहीं था। हमारे यहाँ दर्शन था। दर्शन कहाँ से शुरू होता है? दर्शन शुरू होता है प्रश्न पूछने से, ठीक है? और पाश्चात्य आप जो रिलीजन्स देखिएगा, जो भी अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, बहुत सारे रिलीजन्स में क्या है ना कि उसका जो शुरुआत हुआ है, उसमें प्रश्न पूछने की छूट नहीं थी, अथॉरिटी था, ठीक है? और इधर वाले रिलीजन में क्या है? प्रश्न पूछने की छूट, जितना प्रश्न कर सकते हो। भगवान को मानना है, ठीक है, नहीं मानना है, मत मानो। पूछो कि क्यों नहीं मानना है भगवान को, खोजो उस पे, और भगवान को मानना है तो ये पूछो कि क्यों मानना है भगवान को। कोई कह दे कि मानना है तो मत मानो, पूछो, खोजो, अपना रीज़न खोजो, अपना पंथ चलाओ, अपना वो चीज़ देखो। तो जब यहाँ पे फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट होगा, तो ऑब्वियस है कि नॉलेज का कल्चर बढ़ेगा, प्रश्न का कल्चर बढ़ेगा। और जहाँ पे थोड़ा मार्शल एनवायरनमेंट होगा, कि हमें एक सेना तैयार करनी है, या फिर हमें एक ऐसे बिलीफ में हम ऐसे ही चलेंगे, तुमको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो वी विल पनिश यू। हम तुम्हें आउटकास्ट का राज दे देंगे, तुम हमारे रिलीजन के नहीं हो, तुम हमारे ये नहीं हो, तुम हमारे भाई नहीं, बंधु नहीं, जो भी है। तो जगह नहीं थी, तो आपका जो है एकेडमिक उस वे में डेवलप हुआ, इंडिया का एकेडमिक इस वे में डेवलप हुआ। कालांतर में आप गुलाम हो गए, उनके वाले सिस्टम को आपने ओढ़ लिया। तो फिर क्या हो गया? अब पूरी दुनिया भी वैसे ही हो गया, आज इंडिया भी वैसे ही बीमार और लाचार है। लेकिन वो लोग क्या हुए कि बहुत सारी जगह पे जिन लोगों ने समझा, तो वहाँ पे प्रश्न और इन चीज़ों को, तो ये वाली जो चीज़ है ना समस्या, कि एकेडमिया जो एक जेल की तरह है, एक रिजिड फ्रेमवर्क है, जिसको फ्लेक्सिबल होना था वही रिजिड है, जहाँ प्रश्न पूछने की आज़ादी नहीं थी वही। इसके कारण नुकसान हुआ। दूसरी चीज़ क्या हुई ना, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का अर्थ जो है ना, पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की पुस्तक में कुछ और है। ये कहता है, पॉलिटिक्स वर्ड आता है पॉलिटी से। पॉलिटी का मतलब होता है कानून के निर्माण की प्रक्रिया। कानून के निर्माण की प्रक्रिया। अब समाज में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? जैसे गाँव में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कौन आदमी क्या करेगा, क्या हमारे समाज में क्या होना चाहिए, लोग बड़े-बुजुर्गों का आदर करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर आदर नहीं करते हैं तो क्या होना चाहिए उनके साथ, ये कौन डिसाइड करता है? कुछ लोग जो प्रबुद्ध लोग या बड़े लोग माने जाते हैं, वो लोग बैठते हैं 5-7, बोलते हैं उसको पंचायत। तो ये पंचायत की परंपरा रही है हमारे यहाँ गाँव में पहले से, ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा गया है। संविधान में उसी पंचायत की परंपरा को जगह दिया गया है, जो कि भारतीय संविधान की सबसे खूबसूरत चीज़ है। पूरी दुनिया के संविधान में कहीं पंचायत की व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ है, एकदम नीचे से ग्राउंड से। तो वहाँ पे क्या है कि क्या हो रहा है, कानून बन रहा है, हमारे समाज में ऐसा होगा, हमारे समाज में ऐसा नहीं होगा, ठीक है? ये वाली चीज़ें हैं। तो वो क्या है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिटी। और पॉलिटिक्स क्या है? उसमें पार्टिसिपेट करने की प्रक्रिया। तो पॉलिटिक्स का असल और जेन्युइन अर्थ यही है। लेकिन एक बात बताइए आप लोग भी, क्या कोई भी व्यक्ति पॉलिटिक्स का इस अर्थ को समझता है? अगर पॉलिटिक्स वर्ड आता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? गंदगी, पावर स्ट्रगल, नीचता, किसी भी हद तक नीचे गिर जाएँगे, है ना? सत्ता प्राप्त करने के लिए, हुकूमत की चाह, है ना? साइकोफैंट जिसको कहते हैं, कि अब पॉलिटिक्स को लोग कहते हैं ना, सबसे गंदा प्रोफ़ेशन अगर धरती का कोई है तो पॉलिटिक्स। और जो पॉलिटिक्स में गया, अगर आप उसकी पूजा कर रहे हैं, तो आप शैतान को पूजा कर रहे हैं, चाहे आपका कोई फ़ेवरेट लीडर हो या कुछ भी हो। अगर वो पॉलिटिकल पोस्ट पे है तो इसका मतलब है ना उसके पास रिलीजन है, ठीक है? ना उसके पास एथिक्स है, ना उसके पास ह्यूमैनिटी है, कुछ नहीं है। क्योंकि ये इतनी गंदी जगह है ना, सब कुछ खत्म कर देना पड़ता है, और ऊपर से जो है ना एकदम अपना एक ढोंगी सा वो चीज़ धारण करके अपना आदमी को रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, हमको पावर में बने रहना। तो पॉलिटिक्स एक डिस रियल लाइफ में देखें तो पॉलिटिक्स एक डिसरप्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है, जो पीस को खराब करती है। बहुत अच्छे से जानते होंगे, खासकर जो लोग चंपानगर अगर के आस-पास के साइड के लोग होंगे, वहाँ पे कम्युनल घटनाएँ हमेशा घटती है। कोई मूर्ति विसर्जन निकल गया तो कभी कुछ हो गया, कभी ये हो गया तो कभी कुछ हो गया। उधर का सुनते रहते हैं हम लोग कि यार ये ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तनाव हो जाता है, फ़ोर्सेज़ आ जाती हैं, कांड हो जाते हैं।
क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। पॉलिटिक्स क्या है वहाँ पे? पॉलिटिक्स के लोग जो है वो ज़्यादा पर मतलब अवेलेबल है और लोगों को बार-बार जो है हुल करते रहते हैं, पिन करते रहते हैं, उकसाते रहते हैं। अब सोचिए कि आप पढ़ने-पढ़ाने की जगह पर गए, ठीक है? वहाँ पे ऐसे लोग पहुँच गए, जिनको वो करना है, जिन लोगों को राजा बनना था, जिनको एक्चुअली में यूनिवर्सिटी और एकेडमी में किसकी जगह होनी चाहिए थी? उनकी जगह होनी चाहिए थी भाई। इसको ज्ञान की लालसा है, इसको नॉलेज की लालसा है, इसको कुछ जानना है, इसको कुछ खोजना है, अपने आप का विकास करना है या फिर एकेडमिया में करियर बनाना है। यही 2 लोगों के लिए नौकरी पाना है पढ़ लिख करके, यही 2-3 लोगों के लिए सिर्फ जगह होनी चाहिए थी। लेकिन क्या हो गया कि यूनिवर्सिटी अड्डा बन गया स्टूडेंट पॉलिटिक्स का। क्यों? क्योंकि डिग्री तो सबको चाहिए क्योंकि पढ़े-लिखे कहलाना है, लेकिन हमको पावर चाहिए, हमको नॉलेज नहीं चाहिए, हमको पावर चाहिए। और हम उस जगह पर जाने से पहले ही अपना एक दल बना लेंगे, एक लॉबी बना लेंगे और उसके बाद हम आवाज़ उठाएँगे। क्यों? क्योंकि हम देश के भविष्य हैं, भविष्य का देश मेरा है, तो मेरा भी हक है कि मैं आवाज़ उठाऊँ। तो इस सब चक्कर में आप लोग जानते हैं, है ना? ये 2 यूनिवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, ठीक है? जेएनयू और बीएचयू। अब आर्ट्स वाले स्टूडेंट के साथ दिक्कत ये है कि वहाँ पे जो आर्ट में जो स्टूडेंट जाता है, वहाँ पे अलग ही बना हुआ है माहौल, ठीक है? कोई कम्युनिस्ट प्रेमी है, कोई राइट विंगर प्रेमी है। जो पढ़ने के लिए गया है, वहाँ पे क्या करेगा? भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है? तो ये, तो वो, तो कुछ, तो कहीं कोई सुसाइड कर लिया, कहीं कोई मर गया तो उसपे जुलूस निकाल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई तुम पढ़ने गया, पढ़ ना यार। उसके बाद जब डिग्री क्लियर हो जाएगा, उसके बाद करते रहना ये सब जीवन भर। अभी पढ़ने का समय है, नॉलेज लेने का समय है, नॉलेज ले लो। बाद में करना पॉलिटिक्स और क्रांतिकारी बनते रहना, पूरा जीवन है उसके लिए। तुमने क्या किया? वहाँ का माहौल को खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया, पढ़ने-पढ़ाने की चीज़। तो ये जो है चैलेंजेज़ में से एक बड़ा इम्पोर्टेंट चैलेंज है, कि ठीक है, आप गए वहाँ पर अपना पढ़ाई करने के लिए और आप वहाँ पे अपना ऑमलेट और पाउच पका करके खा रहे हैं, अपने राजनीति की रोटी वहाँ सेकने लग गए। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में पोस्ट कॉलोनियल एनकाउंटर में ये चीज़ था। अब स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में जिसको लगता होगा कि नहीं, कुछ लोग ऐसे मोटिवेटेड होते हैं, है ना? देश के बारे में सोचते हैं, राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं, स्टूडेंट लाइफ से आवाज़ उठाते हैं ऐसे-वैसे। तो ऐसे भी लोग इस तरीके से दिखाया जाता है कि नहीं, हम लोग ज़िम्मेदार लोग हैं, हम लोग सिटीज़न, हम लोग पॉलिटिकली एक्टिव सिटीज़न हैं, ऐसे-वैसे। इसके पर्दे के पीछे का सच क्या होता है? ये तो दिखाया जाता है। पर्दे के पीछे का सच ये होता है कि स्टूडेंट के पॉलिटिक्स के पीछे होती है फॉरेन एजेंसीज़, जो फॉरेन की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ है ये वो लोग फंड करती हैं, वो लोग ट्रेन करती हैं, वो लोग बच्चों को इम्प्लांट करती है, ऐसे लोगों को, कम उम्र के लड़कों को स्टूडेंट बना करके इम्प्लांट करती है एक नया आइडियोलॉजी क्रिएट करने के लिए, एक नया वो चीज़ क्रिएट करने के लिए, झूठ-मूठ का। तो वो क्या है? वो एजेंट है। वो पढ़ने नहीं गया है, वो स्टूडेंट के रूप में नाम लिखाया है ऐसे, भाई उसकी एक्टिविटीज़ दूसरी हैं। दुनिया में जितने भी जगह पे स्टूडेंट यूनियन और ये सब क्रिएट हुए हैं, डिसरप्ट करने के लिए, पॉलिटिकल ये चीज़ें करने के लिए, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए, सबके पीछे कोई ना कोई बाहर की एजेंसी का हाथ रहा है। ये युवा लड़कों को ऐसे करो, उनके ब्रेन को वॉश करो, उनको माइंड को ये करो। ये बहुत ही अनफॉर्च्यूनेट है और हम लोग इसको एक पॉलिटिकल एक्टिविटी समझते हैं कि भाई स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो एक पॉलिटिकल एक्टिविटी है, पार्टिसिपेट करना चाहिए, देश की बात है ये वो। वहाँ गेम अलग ही हो रहा है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए या चीज़ों को अलग वे में दिखाने के लिए, ताकि फॉरेन रिलेशनशिप्स में जो हमारा एडवर्सरी है, उसको कुछ बोलने का मौका मिले, कुछ कुछ तो मौका मिले भारत देश पे उँगली उठाने का या ऐसी चीज़ें करने का। तो ये ये क्या हो रहा है? पॉलिटिक्स करने गए थे कुछ और, कर रहे हैं कुछ और। और क्या हो गया? अब कभी आप लोग सोचे कि स्टूडेंट के पॉलिटिक्स पे इतना क्यों ध्यान जाता है, इतना क्यों सेंसिटिव टॉपिक है? क्योंकि सब पकड़ा, स्टूडेंट क्या है? जो आम आदमी है, आम पॉपुलेशन है, उसका बच्चा है ना? उसका बच्चा है। तो बच्चे से सबकी क्या होता है? भावनात्मक जुड़ाव होता है। अब अगर बच्चे के साथ अन्याय होता है, ठीक है? आदमी कमाता क्यों है? ज़िंदगी जीता क्यों है? बच्चा को बेहतर ज़िंदगी। अब बच्चे के हित के साथ अन्याय होता है तो क्या होगा? आम आदमी को बुरा लगेगा? गार्जियन को बुरा लगेगा? तो आपका जो अगला पार्टी है, वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपका स्टूडेंट, आपका बच्चा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के गया है ना, जो उसके लिए अगली दुनिया क्रिएट होनी है, आगे का भविष्य है, वो बहुत खराब हो रहा है, तो आपका बच्चा इससे बहुत दुखी है। तो बच्चा आंदोलन कर रहा है, क्रांति कर रहा है और सरकार क्या कर रही है? इसकी पीठ तोड़ रही है। तो ये एक सेंसिटिव पार्ट है, तो आम आदमी क्या हो जाएगा? दुखी हो जाएगा। उसको लगेगा हाय! सरकार गलत है, ऐसे-वैसे है, ये है, वो है, ऐसे है, वैसे है, वैसे है, गलत सही है। तो सरकार के अगेंस्ट बना नेगेटिव परसेप्शन। तो नेगेटिव परसेप्शन बना तो कोई वहाँ पे उदय होगा, कोई ऐसे गॉड के वे में आएगा, पॉजिटिव परसेप्शन देके पॉलिटिकल बेनिफिट उठा लेगा। अब
इसको पावर में इंस्टॉल करने वाली भी इनविजिबल पावर वही थी, स्टूडेंट मूवमेंट को क्रिएट करने वाली इनविजिबल पावर भी वही थी। अब आपके देश में बन गई पिट्ठू सरकार, जो कि फॉरेन से कंट्रोल हो रही है। तो ये है पॉलिटिक्स, ठीक है, धरती के का सबसे घटिया और गंदा काम, अनैतिक। तो ये सब चीजें जब यूनिवर्सिटी कैंपस में होने लगेगी, यूनिवर्सिटी कैंपस इसका अड्डा बन जाएगा, बच्चों का एडमिशन इस बात पे होने लगेगा, रिकमेंडेशन पे और ऐसे वैसे करके, क्योंकि हमको अपना आदमी घुसाना है, अपने आइडियोलॉजी का आदमी घुसाना है। तो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी रहेगा क्या? वहाँ पढ़ाई लिखाई का कल्चर रहेगा क्या? सुने होंगे आप लोग कि यूनिवर्सिटी में घुस के इस छात्र संगठन का बच्चा उस छात्र संगठन को मार रहा है, ठीक है, तो विवाद कर रहा है। क्या विवाद कर रहा है? बुर्का और हिजाब पे, ही सब पे विवाद कर रहा है। तो भाई जिसको पहन के आना है जाने दो, जिसको नहीं पहन के आना नहीं है, तुम लगा दो नियम कि हाँ मैंडेटरी नहीं है, तो क्या मतलब है कोई क्या पहन पहन के आ रहा है नहीं आ रहा है? और तुम उसको भी रिलैक्स करो। अगर किसी को तुम बुर्का और हिजाब का परमिशन देते हो तो अगले को भी धोती साड़ी का परमिशन दो, है ना? तो क्या मैटर कर रहा है कि वहां पे आदमी क्या पहन के आ रहा है? मैटर तो ये कर रहा है ना कि वहां पे आदमी कर क्या रहा है आकर के। हाँ, जहाँ पे सिक्योरिटी वाला वो चीज है तो वहां पे तुम लगा दो कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी वाली बात है तो आपका चेहरा दिख के अंदर आने देंगे। कोई ऐसा बना दो पासिंग का कि भाई तुम चेहरा ढक के नहीं आ सकते हो, यहाँ पे तुमको चेहरा दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि सिक्योरिटी का मकसद है। तो वो अलग चीज है, उतना तो कोई भी कॉपरेट कर देगा आदमी। तो यूनिवर्सिटीज में क्या, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हो गया हमारा पॉलिटिक्स का। तो इससे क्या हो जाता है? अब इससे क्या होता है, आप गए पढ़ने के लिए, ठीक है, पता चला कि वहाँ क्या है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, आज धरना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, बोले क्लास सस्पेंड है, ठीक है, कोई नहीं जा रहा है क्लास में। अब आप गए क्लास में, तो अब आपको ले जा करके कोना में, भाई कौन गया जी? हाँ ब्रजेश गया है क्लास करने के लिए। तुम बड़का पढ़ाकू बनता है, चल साला, चार थाप दे करके ले गया उसको, उसको भी चिल्लवाया भारत तेरे टुकड़े होंगे, ठीक है। अब प्रोफेसर भी बैठा हुआ है, ये क्या करेगा, कुछ बोल नहीं सकते हैं। अगर प्रोफेसर कुछ बोलेगा तो फिर प्रोफेसर को जा करके जो है कॉलेज से निकलने के बाद चूरेगा। तो पॉलिटिक्स क्या करता है, गुंडा ही है बेसिकली। तो इस तरीके की चीजें हो रही है। अब वो क्या कर रहा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे तो चिल्ला रहा है, साथ में इंशाअल्लाह भी चिल्ला रहा है। तो अब बताओ कि क्या भारतीय फौज में या भारतीय पुलिस में, जम्मू कश्मीर पुलिस में जो है अल्लाह का नाम लेने वाले लोग शामिल नहीं है, जो भारत को सुरक्षित रहते हैं, जो भारत को मिसाइल बनाते हैं, जो हथियार बनाते हैं, डिफेंस में वो लोग नहीं है शामिल? तुमने क्या किया, वहां पे इंसा अल्लाह नाम ले लिया, जिससे एक मैसेज जाए कि सारे मुसलमान ऐसे ही होते हैं। गधे लोग ऐसा ही समझते हैं। अब सेम चीज आप इधर जय श्री राम वाले फोकस में देखिए कि जो है कि कुछ चीज में बस वो ऐड कर दिया, बस लग गया लोगों को। तो ये सब क्या है, नैरेटिव बिल्डिंग है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जगह ये सब होने लगे कि आज मीटिंग है, कि कल ये अनरेस्ट करना है, वो परसों ये अनरेस्ट करना है, तरसों ये नैरेटिव क्रिएट करना है, फलाना हमारे नैरेटिव को काउंटर कर रहा है, तो समझिए कि पढ़ाई तो गई तेल लेने। पढ़ाई नहीं होगी तो रिसर्च क्या घंटा होगा? कुछ नहीं। ये जो है ना, बहुत बड़ा दिक्कत है इस चीज के साथ। पॉलिटिक्स बहुत गंदी और घटिया चीज हो गई। तीसरी चीज क्या हो गई, रैपिड, मतलब तेज, लेकिन बट अनप्लान्ड एक्सपेक्ट अनप्लान्ड एक्सपेंशन, तेजी से एक्सपेंड कर दिया, बहुत सारे यूनिवर्सिटी बनाना है, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल देना है, लेकिन प्लानिंग कुछ था ही नहीं। क्यों खोलना है पता ही नहीं था, खोल के कैसे चलाना है, क्या करना है, ये पता ही नहीं था। टीएमबीयू वाला हालत हो गया, ठीक है, कि कुछ डिपार्टमेंट्स जो है ना बंद होने की कगार पे इसीलिए आ गए क्योंकि कोई बच्चा एडमिशन ही नहीं लेता था, जिसमें से स्टैट्स भी एक डिपार्टमेंट था। इधर एक दो साल से डेटा साइंस में बूम हुआ तो बच्चे जो है ना स्टैट्स में आने लगे, नहीं तो स्टैट्स डिपार्टमेंट क्या बोले, पिछले दो बैच के पहले लगभग बंद होने की कगार पे आ गया था। जबरदस्ती पकड़ पकड़ के बच्चा लाया जा रहा था कि भाई आओ तुम जो है ना मतलब करो। जो प्रोफेसर होते थे वो लोग किसी से ढूंढ ढांड के कहीं से जो है ना बच्चा लाते थे। इवन पैसा हम तुमको दे देंगे फीस का, तुम खाली जो है नाम लिखा लो, पास भी हम तुमको कर दें, खाली नाम लिखा लो फ्री में भाई, मास्टर का एमए करके चले जाओ स्टैटिस्टिक्स से। क्या है कि डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा तो चार प्रोफेसर का सैलरी बंद हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब आप अनप्लैंड एक्सपेंशन करते हैं या आपको नशा चढ़ जाता है, हमको दुनिया में बेस्ट बनना है, हमको ये करना है, हमको स्पेंड करना है, बहुत सारे डिपार्टमेंट खोल दिए, पढ़ने वाला कोई है ही नहीं, डिमांड ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, सब पैसा खर्चा करके दिखा दिए कि हमारे यूनिवर्सिटी में जो है ना 500 डिपार्टमेंट है, ऐसे है वैसे है ये है वो है, हालत खस्ता हाल है, ठीक है, 10 मतलब एक फैकल्टी में एक सब्जेक्ट में आपका 5 गो बच्चा नहीं पढ़ रहा है सही से। और फिर क्या हो रहा है, जिस चीज का मार्केट में डिमांड है, जिस चीज की आवश्यकता है, जिस चीज का बूम है वो आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि सारा पैसा आप बिल्डिंग बनाने में, फैकल्टी और ये वो करने में पहले ही खर्चा कर चुके हैं।
तो भारत की ये सबसे बड़ी समस्या तब भी थी, आज भी है, कि एकेडमिया क्या करता है, तेजी से एक्सपेंड करने में जो है ना, मतलब यकीन रखता है, वो दिखावा करता है कि भाई बिल्डिंग बन गया, टाइल्स लग गया, मार्बल्स लग गया, 4 गो डिपार्टमेंट खुल गया। अरे भाई बच्चा और फैकल्टी हो, रिसर्च फैसिलिटी भी तो लाओ, और ये भी तो देखो कि किस चीज़ की डिमांड है। खाली किसी यूनिवर्सिटी का नकल करके कैंपस बड़ा कर लेने से, टाइल्स मार्बल्स चिपका लेने से तो कुछ होता नहीं। तो ये चीज़ हो गया कि हम लोग रह गए दिखावा में। अब समझो वो वाला है, आदमी जंगल में रहता था यार, कोई टाइल्स मार्बल्स नहीं था, ज़मीन पे सोता था, जंगल में रहता था, घास-घूस साफ करके, ऐसे-वैसे घूम-घाम करके रहता था। कौन-सा उसके पास क्या था? वो क्या-क्या चीज़ बनाया बेहतरीन से बेहतरीन, और आपके पास क्या हो गया? तो रैपिड बट अनप्लैन्ड एक्सपेंशन, ठीक है, यूजीसी जो है बिठाया गया, यूजीसी ने बोला कि पैसा दो, यूनिवर्सिटीज़ को पैसा दो। अब किसी को पैसा मिला है, कहते हैं ना कि पैसा हो गया पर बुद्धि नहीं हुआ, ठीक है? बहुत सारे जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वो कई बार अमीर लोगों को देख के ऐसे मुस्कुराएँगे, जैसे होता है ना कि उनके हैबिट्स और कुछ चीज़ों को देख के और मुस्कुराएँगे कि यार पैसा हो गया इसको, बुद्धि नहीं हुआ है अभी, ठीक है? तो बस वैसे ही वाली चीज़ हो गई। यूजीसी बना दिया गया, बोला गवर्नमेंट ने बोला पैसा दो, बोला कि डेवलपमेंट करने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉलेज बनाने के लिए क्या चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम पूछते हैं कि आईआईटी का कोचिंग जो चलाता था ये कुमार आनंद सुपर 30 कपड़ा वाले घर में चलाता था। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर था? छत छूता था, उसके नीचे पन्नी था, है ना? पन्नी लगा करके, पन्नी का भी ढाल वहाँ पे था जहाँ पे टीचर पढ़ा रहा था, स्टार्टिंग में जब शुरू किए थे। तो अभी आनंद का सुपर 30 कपड़ा वाले घर में दरी पे बैठ करके बच्चा सब आईआईटी का तैयारी कर रहा है और आईआईटी निकाल रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एसी चाहिए, स्मार्ट क्लास चाहिए, नए टीचर चाहिए, बच्चा चाहिए, पढ़ाने का वो चीज़ चाहिए, तरीका चाहिए। और आपको क्या चाहिए? आपने क्या किया, यूजीसी बना करके बोला कि भाई यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए तो पैसा चाहिए होगा, हाँ, तो लो पैसा। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए ना भाई, टाइल्स लगा हुआ जो है बाथरूम चाहिए, तभी तो बच्चा पढ़ेगा। पार्किंग में जो है वो सीमेंटेड टाइल्स होना चाहिए, लाल कलर का वो ऐसे वाला सीमेंट वाला टाइल्स होता है वो होना चाहिए, शेड होना चाहिए, है ना? जैसे वर्ल्ड क्लास में होता है, एमआईटीज़ में होता है, ऑक्सफोर्ड में होता है। एक बड़ा-सा जो है ना एकदम आर्च वाला गेट होना चाहिए, तब ना होगा यूनिवर्सिटी। अब पढ़ाई क्या हो रहा है? झंडू। विद्या और उसके लिए कुछ नहीं, अलंकार और शोभा जो है सब हो रही। तो ये बड़ी समस्या थी कि आप अनप्लैन्ड एक्सपेंशन कर रहे हो। पैसा आपको मिल गया, बुद्धि आपको है ही नहीं कि पढ़ाना क्या है, पढ़ना कैसे है, सिलेबस को कैसे रिवाइज़ करना है, मेथड्स पे आप वर्क नहीं कर रहे हो। प्रॉपर टीचर्स को कैसे एम्प्लॉय किया जाए, उस पे वर्क नहीं कर रहे हो। आपके पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है ग्रेडिंग का कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, सिर्फ मार्क्स का सिस्टम है। तो मार्क्स के सिस्टम में क्या हो रहा है, साल के अंत में टीचर 10 क्वेश्चन आपको लिखा दे रहा है, 10 में से 4-5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं, आप भी लिख रहे हो। टीचर टीचर भी जो है गुड बुक्स में है कि हाँ भाई 70% सब बच्चा को आ रहा है, तो टीचर बढ़िया कर रहा है। है ही सिस्टम, ऐसा है, ऐसा कुछ भी है बढ़िया इसमें? तो यार इससे बढ़िया तो दुकान खोल के बैठ जाओ किराना का, ऐसे सिस्टम में पढ़ने से अच्छा, वो तुमको ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज दे देगा। तो क्या हो गया? अनप्लैन्ड एक्सपेंशन है, मतलब कुछ है ही नहीं, कोई लॉजिक नहीं है, दिमाग नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इसकी, ठीक है? हम लोग पढ़ते थे कि 1960 के एंड तक, है ना? 1960 के एंड तक, ये बार-बार आता है, 32 डिपार्टमेंट थे साइकोलॉजी के पूरे देश में। अब 32 डिपार्टमेंट थे साइकोलॉजी के, तो भाई बहुत कमाल का बात है, 47 में हम लोग आज़ाद हुए और 60 तक जो है, इतने कम समय में हमारे देश के पास 32 डिपार्टमेंट थे। वॉव करने के लिए, ताली बजाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वो 32 डिपार्टमेंट में हो क्या रहा था? ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। क्या प्रोड्यूस कर रहा था? देश भर में अगर 32 डिपार्टमेंट हो गया, तो आउटपुट कितना आ रहा था? ये भी तो मैटर करना चाहिए। नहीं, वो मैटर नहीं कर रहा था, बस फैक्ट्स एंड डेटा मैटर कर रहे थे। तो ये है कि डिपार्टमेंट बना दिया, 32 डिपार्टमेंट क्या करेगा? ये भी तो डिसाइड करना था ना। फील्ड स्पेशलाइज़ेशन कर देते आप, वहाँ पे कुछ वैसा बनाते कि वहाँ पे ज्ञान का फव्वारा ऐसे फूटता। लेकिन आपने एक एकेडमिया का एक क्लासरूम और ऐसे बंद सा सिस्टम बना दिया। तो ये सब चैलेंजेस हैं, ठीक है? साइकोल साइकोलॉजी के इश्यूज़ थे जिसके कारण साइकोलॉजी, और आप पाएँगे कि ये सब ना जो इश्यूज़ हैं बहुत कॉमन इश्यूज़ हैं। ये साइकोलॉजी के साथ नहीं, लगभग सभी सब्जेक्ट के साथ इश्यूज़ हैं। अब देखिए 32 डिपार्टमेंट था और 32 में बमुश्किल से 15 डिपार्टमेंट में रिसर्च हो रहा था, ठीक है? और उस 15 में रिसर्च हो रहा था तो उस रिसर्च का इम्पैक्ट कितना था, किस डिपार्टमेंट के रिसर्च का क्या इम्पैक्ट होगा, ये मैटर करता है। कि क्या अब आपके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है? जैसे एक रिसर्च है मान लीजिए,
प्रेग्नेंट वुमेन का स्ट्रेस लेवल, प्रेग्नेंट वुमेन का स्ट्रेस लेवल एक रिसर्च है। अब क्या कर दिए चतुर लोगों ने, किसी ने बांका में कर लिया बांका की प्रेग्नेंट वीमेन का स्ट्रेस लेवल, किसी ने कर लिया भागलपुर की प्रेग्नेंट वीमेन का स्ट्रेस लेवल, किसी ने कर लिया पीरपैंती की प्रेग्नेंट वीमेन का स्ट्रेस लेवल। क्या मजाक है यार, एक ही स्टडी है, सैंपल चेंज कर दे रहे हो। जो कि सोशल साइंस है, सोसाइटी अलग है, तो क्या हो गया कि वैलिड तो हो जाएगा कि हाँ भाई अलग अलग सोसाइटी है, अलग अलग जगह है, कल्चरल डिफरेंसेस है। इंडिया तो ऐसा जगह है कि 50-50 किलोमीटर पे पानी और भाषा में, बोली में अंतर आ जाता। तो ऐसी चीजें हैं तो चलो मान्यता प्राप्त हो जाती है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये इस तरीके का काम करना ही है सही चीज? दूसरे का मेथड उठाए, दूसरे का हाइपोथेसिस, सब कुछ सेम टू सेम कर दिया, खाली सैंपल चेंज कर दिए। हुआ कुछ नयापन, कुछ आविष्कार हुआ नहीं। क्योंकि सोशल साइंस में हम लोग थे तो हम लोग ऐसे चोरी करके बच गए, साइंस वालों के साथ ऐसा नहीं चलता है, वो नहीं कर सकते ऐसा चीज, उनको कुछ नया ही करना होगा। हम लोग सोशल साइंस में है तो हम लोग के पास 90% PhD क्या हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा है? समाज पे कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा ऐसा रिसर्च? ऐसा प्रश्न जो आपने पूछा है कि बांका की महिलाओं को, प्रेग्नेंट महिलाओं का स्ट्रेस लेवल क्या है, तो भागलपुर की, तो पीरपैंती की महिला, क्या असर डालेगा इस समाज पे? अगर असर डालता तो पहला रिसर्च जो किया गया था किसी भी पॉपुलेशन पे, वो असर डालता ना कि प्रेग्नेंट वुमेन का ऐसा ऐसा स्ट्रेस लेवल है, लगभग ऐसा। बाकी में क्या असर डाला, कुछ नहीं। तो इम्पैक्ट रिसर्च जो साइकोलॉजी में हो तो रही थी, पर उसका सोशल इम्पैक्ट जीरो था। मतलब काम किया, नाम किया, पर किसी काम का नहीं, है ना? तो ऐसी चीजें हो रही थी। तो जब ऐसा किसी भी फील्ड में होगा तो बताइए, ये क्या उस फील्ड का आप उसको ग्रोथ कहिएगा या चैलेंज कहिएगा? चैलेंज ही कहा जाएगा ना, उसको इशू ही कहा जाएगा। ऑन पेपर क्या हो रहा है कि हर साल जो है रिसर्च पेपर्स का संख्या बढ़ते जा रहा है, भारत में इतने रिसर्च हो रहे हैं, भारत में इतना रिसर्च हो रहा है, भारत रिसर्च में तरक्की कर रहा है। गवर्नमेंट डेटा निकाला, साल 2018 में इतना रिसर्च हुआ था, आज 2024 है, इसमें से जो है 1.5 लाख से ज्यादा रिसर्च हो चुके हैं। हम लोग इतने गोल घबरा, वाह तालियां, यस तालियां मंत्री जी, हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री को अवार्ड मिलना चाहिए, एजुकेशन सेक्रेटरी को अवार्ड मिलना चाहिए। क्या है? पॉइंटलेस चीज है, कुछ नहीं, डेटा और नंबर पे बात, क्वालिटी शून्य। तो ये एक तीसरा चैलेंज था हम लोग के पास कि हमने तेजी से एक्सपेंड कर दिया, पर लॉजिक, कॉमन सेंस, है ना, विजन, सब एब्सेंट था। जब ये चीजें एब्सेंट थी तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि आपका पैसा बर्बाद हो गया, सीधा सा अर्थ है। जो आपका टैक्स मनी था इतने सालों तक बना, वो बर्बाद हो गया बिल्डिंग्स बनने में, टाइल्स मार्बल्स बनने में, मेहराबदार, आर्चदार। जैसे कृषि विश्वविद्यालय, तो कृषि विश्वविद्यालय अंग्रेज टाइम की बिल्डिंग थी, उसको यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया, महल था किसी का, तो ठीक है वो हो गया। लेकिन अब कोई वैसा ही यूनिवर्सिटी बनाए कि हम उतना सुंदर जो है ना महल जैसा बनाएंगे यूनिवर्सिटी, इसको तो उसको पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? कि क्यों तुमको महल बनाने यूनिवर्सिटी को? बच्चे पर पैसा खर्चा करो, ज्यादा पैसा हो गया बच्चा को स्टाइपेंड दो तुम, कि भैया तुमको लो पढ़ाई का खर्चा देते हैं, उसको फ्री कर दो कोई चीज, अपना फीस कम कर दो न। तो आपको बनाना है एकदम पूरा ताजमहल बनाना है आपकी यूनिवर्सिटी को, और आप लोग देख रहे होंगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी और ये सब चीज में, और बच्चा लोग भी ओह क्या यूनिवर्सिटी है, क्या लुक है, देखते ही एकदम फ्लैट हो जाता है। बिल्कुल एकदम सेम रिएक्शन कि लड़की को सुंदर देखा और सब दिमाग जो है ना चला गया तेल लेने के लिए। वैसे ही होता है यूनिवर्सिटी, भाई क्या यूनिवर्सिटी है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, यहाँ तो अच्छा लगेगा, लुक देख करके चले गए। और यही चल भी रहा है, मार्केटिंग हो भी रहा है वैसा। IITs में जाओ, कहीं भी जाओ, पूरा ध्यान है उस चीज के ऊपर कि भाई दिखना अच्छा चाहिए। तो ये चीजें जो है आपको इशूज में, इतनी 3 चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। और इन चीजों के बारे में आवाज उठाने वाले कौन लोग थे? क्या हम थे? नहीं, नाम देख लीजिए इन लोगों का, ठीक है। RE पांडे, रॉयल एनफील्ड पांडे, पता नहीं पूरा नाम कुछ होगा, हम याद रखने के लिए बोले रॉयल एनफील्ड। RE पांडे, 1969। चलो किसी को गलत या चीजों को क्वेश्चन उठाने का पॉइंट तो रहा है जो हम लोग ये दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। नहीं तो अगर किसी ने नहीं बोला होता और हम बोल रहे होते तो फिर क्या बोलता है, ये लोग ऐसे बोलता है, एंटी सोशल एलिमेंट है ये लोग है, ऐसे ही ना बोलता है। आप कुछ प्रश्न उठाइए, ऐसे ज्यादा सोचता है, ढेर फिलोसफी बोलता है, ढेर अंग्रेजी झाड़ता है। कोई भी नया प्रश्न पूछने वाले को क्या करती है सोसाइटी, ऐसे ही दबाती है।
पर जब आप ये कहते हैं, जब आप पूरा सब चीज बोल देते हैं और बोलते हैं ऐसा कहा है आर ई पांडे साहब ने सन 1969 में अपने इस रिसर्च पेपर के अनुसार, सब चुप। अब आपको कोई गंजेड़ी भंगेड़ी एंटी सोशल कोई नहीं बोलने वाला है, ठीक है। नहीं तो बोले क्या क्या बोलते रहता है, क्यों बोलते रहता है। तो हम लोग के पास ये बहुत चीज है, सही बात बोल दो, अगले का रेफरेंस दे दो, ठीक है। हमने नहीं कहा, हम कौन होते हैं बोलने वाले, बोला तो इन्होंने है। तो इनका नाम याद रखिएगा, आर ई पांडे ने जो कमियां बताई थी, ये 3 कमियां, आर ई पांडे का नाम नहीं आएगा बेसिकली। ऐसे सब क्वेश्चन कम आएंगे, पर ये समझ को विकसित करने के लिए हैं बस। इससे क्वेश्चन भी आएंगे तो असर्शन रीजन टाइप में आएंगे, जो आप लोग से इजीली बन जाएगा, ठीक है। इसमें याद मत रखिए कि आर ई पांडे 1969 में, क्या नहीं, टाइम लगभग लगभग अंदाजा रखिए कि 70 का 69 का, ये सब टाइम का हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ कुछ एरिया में कुछ कुछ यूनिवर्सिटी फेमस हो गए। अब वो एरियाज हम लिख देते हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छा बन सकता है, ठीक है। रूरल एंड सोशल साइकोलॉजी, रूरल मतलब तो आप लोग समझते होंगे, ग्रामीण। नहीं समझते हैं तो लिख लीजिए, ग्रामीण साइको, है ना, ग्रामीण मनोविज्ञान। तो रूरल एंड सोशल साइकोलॉजी पे ज्यादा अच्छा किसका काम हुआ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। अब हमको नहीं पता है कि यूनिवर्सिटी का भी नाम बदल के प्रयागराज यूनिवर्सिटी कर दिया है कि नहीं, लेकिन अभी के हिसाब से ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ही हम लिखते हैं। तो इसके बाद फिर और देखिए, टेस्ट कंस्ट्रक्शन के लिए मैसूर यूनिवर्सिटी, पता है, एक मैसूर यूनिवर्सिटी के एक भारतीय सेना में हमको कर्नल मिले थे, अधिकारी, और वो साइकोलॉजी का बैकग्राउंड था और उनका काम टेस्ट कंस्ट्रक्शन पे था। अभी ये मैसूर देख करके याद आया, ठीक है। मैसूर यूनिवर्सिटी जो है टेस्ट कंस्ट्रक्शन के इलाके में नाम कमाया, स्पेशलाइज। अगर आप किसी को साइकोमेट्रिक्स पढ़ना है, टेस्ट कंस्ट्रक्शन पढ़ना है, तो मैसूर यूनिवर्सिटी जाइए, ठीक है। वैसे ही इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिए कौन यूनिवर्सिटी फेमस हुआ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, स्पेशलाइजेशन। तो धीरे धीरे क्या हुई कि कहीं कहीं पे चीजें स्पेशलाइज हो रही थी, ज्यादा इंटरेस्ट के लोग इकट्ठे हो रहे थे। तो ये कितनी अच्छी बात है ना, कि एक ही जगह खिचड़ी परोस नहीं हो रहा, अलग अलग स्पेशलाइज्ड हो गया भाई, जिसको जहाँ इंटरेस्ट है compete करो, अपनी क्षमता दिखाओ और वहाँ पहुंच जाओ, बस सिंपल। क्षमता नहीं दिखाओगे तो फिर जनरल वाले कॉलेज में पढ़ो। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी स्पेशलाइज हुई कहाँ पे, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कहाँ है, हैदराबाद में है। ये सब नोट कर लीजिए बढ़िया से, स्टार स्टार मार के, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन आता है। आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। हैदराबाद बोले सर ना इसका, उस्मानिया हाँ, यूनिवर्सिटी। हाँ, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का वो गढ़ बन गया। अब इसके बाद जो है फिर और लिखिए, मेजरमेंट एंड गाइडेंस, मापन और गाइडेंस, इसमें अपना बिहारी, पटना यूनिवर्सिटी, मेजरमेंट एंड गाइडेंस। अरे 9 बज गया, पटना यूनिवर्सिटी। बिहार में का बा, बिहार में पटना यूनिवर्सिटी बा, जेकर में पढ़ाई होला मेजरमेंट एंड गाइडेंस के, ठीक है। हम भोजपुरी साइड के नहीं, गलती वलती हो गया होगा टोन में तो माफ कीजिएगा, हम साउथ बिहार के हैं, भोजपुरी से कोई लेना देना नहीं है। तो पटना यूनिवर्सिटी में क्या हो गया, मेजरमेंट एंड गाइडेंस हो गया, बस सिंपल। इसके बाद वर्बल लर्निंग, वर्बल लर्निंग का सेंटर कहाँ बना, पूना यूनिवर्सिटी। पूना किस स्टेट में हमको याद नहीं आ रहा है, पुणे तो यूनिवर्सिटी, पुणे तो महाराष्ट्र में है, पूना उसी को कहते हैं, अलग है, हमको पता नहीं है। अब क्या हुआ, देखिए क्या होते हैं चीजें जब शुरू होती है कहीं पे, देश में डिपार्टमेंट नया नया होता है, तो कोई ना कोई आता है, वीर धीर नायक, है ना, हीरो आता है, वो एक कल्चर शुरू कर देता है।
तो ये सब क्या हुआ कि वेस्ट से पढ़-पढ़ के लोग आए थे अलग-अलग चीज़ों में, अलग-अलग यूनिवर्सिटी में गए। तो उनके गाइडेंस और उनके लीडरशिप के अंदर जैसा उनका स्पेशलाइज़ेशन था वैसे वहाँ का मूड बना। तो हर जगह के लिए क्या था, एक ना एक कोई व्यक्ति जो है ज़िम्मेदार हुआ करता था। कोई डोमिनेंट स्कॉलर हुआ करता था जिसके अराउंड पूरा डिपार्टमेंट घूमता था, जो शायद मेबी डिपार्टमेंट के हेड भी होंगे और पहले आदमी भी होंगे। तो वो चाह रहे थे कि इसको इसका गढ़ बनाया जाए। तो हर एक यूनिवर्सिटी में कोई ना कोई इस ज़ोन का आदमी हुआ करता था। ऐसे ही है। और आज भी वैसा ही है कि जैसे आपके हेड हैं या फिर कहीं पे स्पेशलाइज़ेशन है, कहीं पे इस तरह के लोगों का अगर जमावड़ा है, तो वहाँ पे वो साइकोलॉजी ज़्यादा मजबूत होती है। अब जैसे हमारे डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छे टीचर जो है हम लोग को प्राप्त हुए इधर बीपीएससी से, नेट के बेसिस पे विदाउट पीएचडी, विवेक सर, जो आरसीआई, विवेकानंद कुमार नाम है, आरसीआई लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। तो अब क्या फ़ायदा हो गया कि आपके डिपार्टमेंट में एक आरसीआई लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आ गया जिसके पास एज़ अ साइकोलॉजिस्ट वर्क करने का कई सालों का अनुभव भी है। तो अब वो व्यक्ति जो आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है ना कि रिच हो गया डिपार्टमेंट। क्या ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजी पढ़ाएँगे और पढ़ाते भी हैं। जिस बेसिक से वो क्लिनिकल पढ़ाएँगे, हम लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी कैसे पढ़े? हाँ, ये बीमारी होता है, इसका ये लक्षण होता है, इसमें ऐसे करता है, वैसे करता है ना। वो एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, फ्रॉइड से स्टार्ट करते हैं। देखो इड क्या होता है, ईगो क्या होता है, ये क्या होता है, ईगो बाउंड्री क्या होता है, इसको समझो। एकदम क ख ग घ से मेंटल हेल्थ का वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और वो एन्जॉय करते हैं, बच्चे भी एन्जॉय करते हैं, सबको मज़ा आ रहा है और यंग टीचर है, मेरे ही ऐज के होंगे लगभग हमको लगता है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे क्लिनिकल होगा, तो अब जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, एसएम से भी क्लिनिकल पढ़ी है, एसएम में भी क्लिनिकल है और हमारे यहाँ पे भी क्लिनिकल है। लेकिन अगर किसी को कि नहीं हमको क्लिनिकल अच्छा पढ़ना है, विवेक सर का पूरा नाम हो गया, 4-5 साल में जो है ना, 4-5 बैच निकले, अभी तो विवेक सर का पहला बैच है जिसको सर पढ़ा रहे हैं। हम लोग तो पढ़ नहीं पाए उसके बाद। 2, 4, 5 बैच ऐसे निकलेंगे, तो विवेक सर का नाम हो जाएगा कि भाई ज़बरदस्त क्लिनिकल की टीचर है। तो फिर क्या होगा कि अगर कोई एसएम की भी लड़की रहेगी, वो चाहेगी कि पीजी में हमको एडमिशन लेना है क्योंकि विवेक सर से पढ़ना है, क्योंकि हमको क्लिनिकल में आगे करियर बनाना है। तो क्लिनिकल ओरिएंटेड जितने लोग हैं, वो चाहेंगे कि इधर आना, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन है। तो धीरे-धीरे क्या बनने लगेगा, क्लिनिकल का एक फील्ड बनने लगेगा यहाँ पे। और सुनने हमको ऐसा सुनने में आया है कि हम लोग के डिपार्टमेंट में क्लिनिकल साइकोलॉजी का एक अलग से डिपार्टमेंट खुल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी तो था ही, शायद वो बातचीत में है ऐसे करके कि डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी हो जाएगा। तो शायद उसके बाद हम लोग के यहाँ एमए इन क्लिनिकल साइकोलॉजी भी हो जाए और साथ-साथ हॉस्पिटल भी खुल जाएगा। और ये हुआ क्यों? विवेक सर के आने के कारण हुआ। शायद ऐसा मेरी समझ है, क्योंकि उन्होंने आते ही यूनिवर्सिटी में प्रपोज़ल भी दिया कि हम आरसीआई लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरे पास लाइसेंस है, हम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो है ना काउंसलिंग और साइकोलॉजी के लिए आप अगर सेंटर प्रोवाइड कर दो, तो हम उसको रन भी कर सकते हैं पढ़ाते हुए साथ में। तो यूनिवर्सिटी को ये सुझाव अच्छा लगा। तो अब क्या होगा, अब पेशेंट्स आएँगे यहाँ पे, ठीक है? तो जैसे मेडिकल कॉलेज कैसे होता है कि वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे कोई पर्सन होता है जो उनको ठीक करता है, तभी तो वहाँ पे स्टूडेंट भी आते हैं ना पढ़ने के लिए, कि भाई देख रहे हैं यहाँ क्या, एक टीचर है जो पढ़ा भी रहा है और हॉस्पिटल में जाके चीज़ों को देख रहा है, तो बच्चे वहाँ जाके, तो ऑलमोस्ट ऐसे-ऐसे करके हो रहा है। तो देखिए कि एक व्यक्ति के आने से कितना बदलाव हुआ कि कितने बरसों से सूखा पड़ा पीएमबीयू का में क्लिनिकल साइकोलॉजी। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि भागलपुर यूनिवर्सिटी में कभी क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट खुलेगा। और इसकी बातें चल रही है। अब जब खुले 4 साल, 5 साल, 10 साल जब लग जाए, क्योंकि सर आते ही जो है ना, सर का 6 महीना भी नहीं हुआ था जॉइन किए हुए और सर आते ही जो है ना इस चीज़ में लग गए कि हमको क्लिनिकल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट खुलवाना है यहाँ पे। तो सोचिए कितना मस्त हो जाएगा। एक हॉस्पिटल जैसा भी हो जाएगा और आप लोग को डायरेक्ट जो है ना एक्सपोज़र मिल जाएगा, इंटर्नशिप हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगा। लोग पटना से आकर के यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजी, बंगाल से आके लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी करने लगेंगे, ठीक है? तो ये जो डेवलपमेंट हम लोग अभी ज़िक्र कर रहे हैं, देख कर पा रहे हैं, बहुत पॉजिटिव डेवलप। तो हर एक जगह पे क्या हुआ है कि ऐसे ही कोई-कोई व्यक्ति आए हैं, गए हैं और उनके अराउंड जो है एनवायरनमेंट और फील्ड बनना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से ही चीज़ें चली है। ये चैप्टर यहीं पे हम लोग का समाप्त होता है, ठीक है? हम लोगों ने ये वाला जो था हिस्ट्री ऑफ इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी में जो पहला सब टॉपिक था, यूनिट 1 है इमर्जेंस ऑफ साइकोलॉजी, उसमें जो पहला सब टॉपिक था एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया, यानी भारत में साइकोलॉजी का एकेडमिक साइकोलॉजी का इतिहास हम लोगों ने आज पूरा कर लिया। एक पॉइंट टॉपिक खत्म। 1990s से हम लोग शुरू हुए थे, इंडियनाइजेशन को हमने देखा, चैलेंजेस को देखा, सारी चीज़ों को देखा।
2000 ईस्वी के बाद की चीजों को देखा, है ना, कैसे कैसे चीजें इवॉल्व हुई, बस ये इतिहास खत्म हुआ। अब इसके बाद ईस्टर्न सिस्टम वाला वो सब चीज है। तो ईस्टर्न सिस्टम वाले में फिलोसफी के हम खुद ही जो है, मतलब मेरा एक स्ट्रॉन्ग हैंड है फिलोसफी, तो उसमें आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फिलोसफी की क्लासेस लंबी होती है और बहुत, सबसे बकवाएंगे बहुत ज्यादा, सबको बोलना पड़ेगा, है ना, काउंटर। फिलोसफी की क्लासेस का नेचर बहुत अलग होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे उस टाइम पे होता था ना। आप हमसे सवाल पूछिए, आप हमसे बहस कीजिए, आप हमसे तर्क कीजिए, वितर्क कीजिए। तो ये वाला जब हम लोग उस वाले जोन में पहुंचेंगे तो इस तरीके से हम लोग उसको पढ़ेंगे। हिस्ट्री को तो हिस्ट्री की तरह पढ़ लिए, फिलोसफी को फिलोसफी की तरह पढ़ेंगे, बस। कल क्या है रूटीन के हिसाब से, कल रिसर्च मेथड होना चाहिए ना, वेडनेसडे। जी। ये सब चीज है तो ठीक है। नफ्स क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ा देखिए, वीडियो वीडियो में देख सकते हैं, या ऐसे है ना थोड़ा ये सब। वैसे भी आप साइड से भी खुद को एजुकेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक पढ़ाने के बाद तो भूल जाइएगा, है ना। थोड़ा रिलीजन उलीजन के बारे में भी आप लोग देख पढ़ सकते हैं। फिलोसफी, रिलीजन, साइंस कहीं ना कहीं जाके बहुत जगह पे मीट करता है। सूफिज्म पे क्वेश्चन पूछेगा, बुद्धिज्म पे क्वेश्चन पूछेगा, भागवत गीता पे क्वेश्चन पूछेगा। तो भागवत गीता तो बहुत छोटी है और लगभग लगभग हमको कई बार भागवत गीता पढ़े हैं, तो ऑलमोस्ट हमको लगभग लगभग उसका आइडिया है। लेकिन हमको आइडिया है, हम समझा सकते हैं। लेकिन जो कि हम कई बार गीता पढ़े हैं, तो हमको पता है कि किस चैप्टर के किस अध्याय में कौन सी बात कही गई है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि इस चीज का जिक्र किस बुक में किया गया है, तो भागवत गीता में किया गया, ये हमसे निकल जाएगा, आपसे भी निकल जाएगा। किस चैप्टर में किया गया तब नहीं निकलेगा आपसे। और हम ये नहीं गए हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के 4 बार 5 बार आप लोग भागवत गीता पढ़िए ना। 2-3 क्वेश्चन के लिए उतना जरूरी नहीं है ये चीज करना। मदर का ठीक है, क्लास ओवर करते हैं, ठीक है।